नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में गुलाम वंश का आपने पिछले पार्ट में देखा होगा। मैंने 25 क्वेश्चन को डाला था, उसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस पार्ट में मैं लाया हूँ, पार्ट 2 में लेके आया हूँ और वो 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर गुलाम वंश का आप देख लीजिएगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपके गुलाम वंश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रजिया सुल्तान की मृत्यु जो है ना, हत्या कर दी जाती है। 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? ऑप्शन ए है हमारा रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन मसूद और ऑप्शन डी है हमारा नासरुद्दीन महमूद। तो रजिया सुल्तान का भाई या इल्तुतमिश का बेटा बहराम शाह जो है ना, यह गद्दी पर बैठता है। और यह उस समय आपको ध्यान में होगा कि मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चेहलगानी 40 सरदारों का एक समूह बनाया था। उन्हीं के मदद से बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, 1942 ईस्वी में बहराम शाह की अपनी ही सेना द्वारा हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए है हमारा रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन मसूद और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन महमूद। तो देखिए क्या होता है, बहराम शाह जैसे ही 1942 के लगभग जब गद्दी में रजिया सुल्तान के मरने के बाद जब ये गद्दी पर बैठता है तो 1942 तक की जो स्थिति होती है वो दिल्ली सल्तनत में अराजक की स्थिति होती है। और उसी समय बहराम शाह का जो सेना है उसी ने क्या किया, बहराम शाह की हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद जो है ना, यह गद्दी पर बैठता है और यह 1242 से लेकर 1246 तक यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो ध्यान में रखना है कि बहराम शाह की मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? तो अलाउद्दीन मसूद बैठता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन मसूद और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन महमूद। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि अलाउद्दीन मसूद जो था ना, वो 1242 से लेकर 1246 तक ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन बलबन के षड्यंत्र का यह शिकार होता है और इसे क्या किया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। तो फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? नासरुद्दीन महमूद बैठता है। और कहा जाता है कि नासरुद्दीन महमूद की इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि यह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासरुद्दीन महमूद। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन मसूद और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन महमूद। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह यही नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था, जिसके बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था
सॉरी, कि इनका जीवन निर्वाह जो होता है टोपी सीकर होता है। ठीक है, तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो नासरुद्दीन महमूद से। यह नासरुद्दीन महमूद जो बलबन का दामाद भी था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह, ऑप्शन बी है बहाउद्दीन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन शाह। तो इसका सही उत्तर होगा बहाउद्दीन। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? बहाउद्दीन था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बलबन किस शासक का गुलाम था? बलबन किस शासक का गुलाम था? तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और नासरुद्दीन शाह। तो बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? 40 जो तुर्क सरदार थे उन 40 सरदार का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी का नाम दिया गया था। लेकिन बलबन ने क्या किया था? बलबन ने ये 40 सरदार का जो बचे हुए लोग थे उनको बलबन ने क्या किया? एक एक करके ठिकाना लगाना शुरू कर दिया। कारण क्या था? कि बलबन नहीं चाहता था कि ये हमारे विरुद्ध में कुछ बोले या हमारा ये विरोध करे। तो बलबन ने क्या किया था? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कर दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन। अगर आपसे पूछे कि तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश, और तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए है हमारा बहराम शाह, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए सिजदा प्रथा और पेबोस प्रथा की जो शुरुआत है ना, ये बलबन ने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन होगा। अब थोड़ा सा सिजदा एवं पेबोस के बारे में समझते हैं। सिजदा वो चीज होता था कि बलबन ने एक प्रथा की शुरुआत की कि राजा के दरबार में अगर कोई व्यक्ति, कोई दरबारी आता है तो उसे सर झुकाकर ही आना है और राजा के सामने भी सर झुका करके ही बात करना है। तो ऐसी प्रथा एक तरीके से सिजदा प्रथा कहलाती थी। और पैबोस प्रथा क्या थी? तो पैबोस प्रथा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति राज दरबार में आता है तो उसे सुल्तान के पैर चूमने होते थे। पैर चूमने का मतलब, इसका मतलब ये जो प्रथा थी ये पैबोस प्रथा कहलाती थी। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, फारसी रीति रिवाज के अनुसार नवरोज प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा बहराम शाह, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है बलबन। तो नवरोज प्रथा, नवरोज एक उत्सव टाइप का था। इसकी नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। यह एक फारसी रीति रिवाज के अनुसार यह नवरोज उत्सव मनाया जाता था। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उलूग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने किसे दी थी? अब देखो यहां पे क्या है, इसमें दो क्वेश्चन को मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया हूं। देखिए ऑप्शन ए है हमारा बहराम शाह, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है बलबन। तो उलूग खां की उपाधि जो है ना वो नासरुद्दीन महमूद ने दी थी। और ये नासरुद्दीन महमूद कौन था? तो बलबन का दामाद था। बलबन ने अपनी पुत्री का शादी जब नासरुद्दीन महमूद से किया था तो उसी समय बलबन
बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। तो यहां से दो क्वेश्चन बन जाता है, एक कि उलुग खां की उपाधि किसने दिया, तो नासिरुद्दीन महमूद ने, और उलुग खां जो है ना वो किसे कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है लौ रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लौ रक्त की नीति जो है वो बलबन ने अपनाया था। और बलबन क्यों अपनाया था, तो बलबन ये नहीं चाहता था कि हमारे दरबार में या हमारे राज्य में हमारे विरोधी जो है वो हमारे ऊपर प्रहार करे या हमारा विरोध करे। तो उन्होंने ऐसी एक नीति लागू कर दी थी, लौ रक्त की नीति, कि विरोधी जो है ना, इनके विरोधी जो होते थे उनको यह कठोर से कठोर मतलब दंड देता था। तो लौ रक्त की नीति जो है ना वो किसने अपनाया था, मतलब समझिए तो तलवार के नोक पर अपने शासन को, सत्ता को कायम रखना, ये किसने किया था, तो बलबन ने किया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बलबन के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है हमारा दीवाने खास, ऑप्शन बी है दीवाने अर्ज, ऑप्शन सी है इमादुल, ऑप्शन डी है इक्तादार। तो देखिए बलबन के सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज जो है ना वो बलबन के सैन्य विभाग को, सेना के विभाग को कहा जाता था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, राजत्व या देवत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है बलबन, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो देखिए राजत्व और देवत्व का सिद्धांत जो है ना ये बलबन ने ही, इसको भी बलबन ने प्रतिपादित किया था। और उनका कहना था कि अगर मैं राजा हूं, इसलिए राजा हूं कि मुझे देवताओं ने, यानी जो ईश्वर हैं वो हमें राजा बना के भेजे हैं। तो उसने क्या, राजत्व और देवत्व का सिद्धांत जो है ना वो बलबन ने ही प्रतिपादित किया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बलबन के शासन काल में नियामत ए खुदाई किसे माना गया था। ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है सूफी संत, ऑप्शन सी है राजा, और ऑप्शन डी है सैन्य प्रधान। तो देखिए यह जो है ना नियामत ए खुदाई, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। बलबन के शासन काल में नियामत ए खुदाई का मतलब ही था कि खुदा ने हमें राजा बना के भेजा है। तो ये किसके लिए कहा जाता था, राजा के लिए कहा जाता था। खुदा के बाद अगर इस पृथ्वी पर यहाँ पे अगर कोई है तो मैं हूँ, और मैं खुदा का साक्षात बंदा हूँ। तो ये किसने कहा था, बलबन ने कहा था। और नियामत ए खुदाई राजा के लिए कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ऑप्शन ए है हमारा बुगरा खां, ऑप्शन बी है आराम शाह, ऑप्शन सी है बुगरील खां, और ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए बलबन जो था ना, बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को, ये बलबन का पुत्र था बुगरा खां, तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि सुल्तान का जो पद होता है वो निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगर अपने राज्य को बढ़ाना है तो कुछ न कुछ आपको निरंकुश होना ही होगा। तो क्या कहा था, किसने कहा था, तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है हमारा इसुगई, ऑप्शन बी है ओगदी, ऑप्शन सी है खासूल खां, ऑप्शन सी है हमारा तेमुचिन। तो देखिए मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था, इन्होंने भारत के क्षेत्र पर आक्रमण किया भी था।
तो इसका जो वास्तविक नाम था वो तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि थे? अब यहां भी दो क्वेश्चन मिला हुआ है। एक तो है कि अमीर खुसरो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे, तो फारसी के थे। और दूसरा कि किसके दरबार में थे। ऑप्शन ए है हमारा बहराम शाह, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है नासरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी है बलबन। तो अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि थे। तो सही उत्तर क्या होगा? बलबन होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है बहराम शाह, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है नासरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी है बलबन। तो देखिए, गुलाम वंश का ये जो शासक बलबन जो था, इन्होंने ही जिले इलाही की उपाधि जो है ना ये धारण की थी। तो इसको ध्यान में रखना है कि जिले इलाही की उपाधि जो है वो बलबन ने ही धारण किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गुलाम वंश को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सजलूक वंश, ऑप्शन बी है कुतुबशाही वंश, ऑप्शन सी है मामलूक वंश और ऑप्शन डी है बहाव वंश। तो देखिए, गुलाम वंश को मामलूक वंश के या ममलूक वंश के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इसे गुलाम वंश को और किसके नाम से? तो ममलूक वंश या मामलूक वंश के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन, ऑप्शन बी है आदिल शाह, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन कौमुर्स और ऑप्शन डी है बहाउद्दीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो शमसुद्दीन कैमूर्स जो था ना, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिलजी वंश का शुरुआत हो जाता है। तो देखिए, ये टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर कुल मैंने 45 क्वेश्चन को अपलोड किया हूं। आप यकीनन मैं कहता हूं ये 4500 क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे मैं समझा रहा हूं समझाते हुए आप देख लेंगे तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपका गुलाम वंश से किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये था हमारा आज का वीडियो, गुलाम वंश का पार्ट 2। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।